बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलविदा जनरल। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारा देश आज नम आंखों से उन्हें नमन कर रहा है, उनके फैसलों और बहादुरी पर नाज कर रहा है। दिल्ली में आज जनरल के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। पहले जनता श्रद्धांजलि देगी, फिर सैन्य अफसर और जवान सलामी देंगे। बीते दिन दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर जनरल रावत समेत सभी 13 पार्थिव शरीरों को लाया गया। प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़ी शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन तस्वीरों को देश का कोई भी देशवासी देखेगा तो जाहिर तौर पर भावुक होना तय है। देश की सशस्त्र सेनाओं ने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का सामना पहले शायद ही किया हो। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा था। देश सबसे बड़े सैन्य रणनीतिकार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा था। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं। बीती शाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारियों और जवानों के शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सीडीएस को श्रद्धांजलि देने पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनरल को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। ये जनरल बिपिन रावत की बेटियां तारिणी और कृतिका हैं। अपने वीर पिता को श्रद्धांजलि देते हुए वो खुद पर काबू नहीं कर पाईं और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जनरल बिपिन रावत का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। पहले आम लोग, फिर सेना के जवान और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके निवास 3 कामराज मार्ग पर रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम जनता जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेगी। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अफसर और जवान जनरल को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2 बजे जनरल बिपिन रावत के आवास से अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत के साथ ब्रिगेडियर एसएल लिद्दर भी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर लिद्दर का भी अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी शहीदों का पार्थिव शरीर कल मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सूलूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से लाया गया। जिन रास्तों से एम्बुलेंस गुजरी, सड़क की दोनों ओर जन सैलाब दिखा। लोग शहीदों को आखिरी विदाई देने उमड़ पड़े। फूलों की बारिश के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए।
जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी, उनके फैसलों और उनके व्यक्तित्व को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीती शाम दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी गई। पार्थिव शरीरों को दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल यहां पर जनरल को श्रद्धांजलि देते नजर आए। और अब बात किसान आंदोलन की करेंगे, जो खत्म हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने किसानों की सभी मांगे मानने को लेकर लिखित में आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही किसान राजी हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 14 महीनों से डटे किसानों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 15 जनवरी को एक बार फिर से समीक्षा बैठक होगी। ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। सिंघू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है। आंदोलन से जुड़े लोग टेंट हटाने लगे हैं और लंगर समेत तमाम सामान गाड़ियों में रखा जाने लगा है। आज ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। स्वाभाविक बात है, भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर ट्रालियां एक एक साल से खड़ी हैं, उनकी धोआ धुआई, उसको चेक करना, उसको स्टार्ट करना, जो हमारे सामान पड़े हैं उनको संभालना, वो सब सामा समाई चल रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली हैं। किसानों ने भी सरकार पर भरोसा जताया है। अब देखना है कि किसानों की मांगों पर सरकार कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। लेकिन इतना तो तय है कि किसान आंदोलन का खत्म होना न सिर्फ किसानों के हित में होगा, बल्कि आम लोगों और व्यापारी वर्ग के लिए भी राहत देने वाला फैसला साबित होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों के धरना समाप्त करने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि किसान भाइयों ने धरना खत्म करने में देरी की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। किसानों का धरना समाप्त करना सभी के लिए सुखद होगा। साथ ही ओम प्रकाश यादव ने हरियाणा में बढ़ती नशाखोरी को लिए प्रदेश सरकार के लिए इसे गंभीर समस्या बताया। प्रदेश के लिए गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि नशाखोरी का कारोबार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते से होकर आता है। हरियाणा सरकार नशाखोरी को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। नशे के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की है। प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पंचकुला में नारकोटिक कार्यालय खोला जाएगा और साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे जिलों में भी नारकोटिक कार्यालय खोले जाएंगे। मैं कहूँगा कि किसान भाइयों ने धरना ख़त्म करने में देर कर दी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और ये सभी के लिए बहुत सुखद, इस देश के लिए बहुत सुखद बात है कि कोई इस प्रकार का आंदोलन ना चले। सिरसा में बीजेपी ने हुड्डा सेक्टर 20 में अपने जिला कार्यालय के निर्माण का भूमि पूजन किया, जिसका किसानों और सेक्टर निवासियों ने जमकर विरोध किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भूमि पूजन के लिए सिरसा पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। ओपी धनखड़ ने विरोध के बीच ही भूमि पूजन किया और हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। एक तरफ हुड्डा सेक्टर 20 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान इंजीनियर राजपाल सिंह ने भाजपा के नेताओं पर नियमों का अवहेलना करने का आरोप लगाया और साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा नियमों और कानूनों के तहत कार्यालय का निर्माण कर रही है, ऐसे में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मौके पर मौजूद डीएसपी संजय कुमार ने कहा प्रदर्शनकारियों को समझाया गया है।
हाँ, आज बीजेपी कार्यालय का यहाँ उद्घाटन है, तो उसमें सेक्टर 20 के लोग कुछ 30-35 आदमी जो विरोध करेंगे, उसमें कुछ महिलाएं हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स लगाई हुई है। इनको समझाया भी क्या कुछ? हाँ, इनको समझाया गया, लेकिन ये इस कार्यालय यहाँ ना बढ़े इसलिए विरोध कर रहे हैं और अभी तक ये माने नहीं है। अभी SDM साहब आ रहे हैं इलाहाबाद और उसके बाद में आगे दोबारा फिर समझाएंगे, बात करेंगे, बातचीत से निपटाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं सिरसा में भारतीय किसान एकता के सदस्यों के बीच आपसी विवाद हो गया। संगठन पर दावेदारी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष ने डबवाली रोड कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, तो तभी दूसरा पक्ष हुडा सेक्टर 20 में मीडिया से मुखातिब हुआ। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बाहर करने का दावा करते हुए संगठन पर दावेदारी जताई है। एक तरफ जहां भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने मैक्स सहवाला पर इलाहाबाद उपचुनाव के दौरान सक्रियता नहीं होने का आरोप लगाया, तो वही संगठन से बाहर कर दिया गया, ये कहा। दूसरी तरफ मैक्स साहूवाला ने कहा संगठन उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। उन्होंने लखविंदर सिंह औलख पर संगठन पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाए और औलख को संगठन से निष्कासित किए जाने पर बयान दिए। मैं ना साथियों तो माफी मांगता होया कहना भी अगर फिर भी आंदा है अपनी गलती रियलाइज करके आंदा है तो साडा हिस्सा बनूगा। अपनी गलती रियलाइज करता मेरे तो गलती हुई है तो उन्होंने असीं विच लवांगे, कोई गल नहीं। भी चलदे होया कई बकावे च जां किसी कई बार किसी तरह की कोई आ जाती है तो वो असीं इकट्ठे रह जी, लेकिन फिर भी असीं अगर अलग अलग होंगे हैं फिर भी साडे जिहड़े परिवारिक संबंध साडे निजी संबंधां च उन्हां च कोई फर्क नहीं आऊगा। साडा साथी है, साथी रहूगा। भारतीय किसान एकता की जो टीम है वो सरदार लखविंदर सिंह औलख जी के नाल है, ठीक है, और उन्होंने नाल काम करती रहेगी। अज तो बाद ये जिहड़ी पूरी कार्यकारिणी जो टीम बैठी है, अज तो बाद जो साथी साडे मैक्स साहूवाला है वो भारतीय किसान एकता जो साडी टीम है वो मैंबर नहीं है। अगर वो आपदी अड टीम बना के काम करना चाहन तो बहुत अच्छी गल है। अगर वो आपदी टीम बना के साडे नाल रल के चलणगे तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हरियाणा के झज्जर जिले में गुरुवार को जेजेपी की जन सरोकार दिवस रैली का आयोजन हुआ। रैली में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई परियोजनाओं से 70,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। रैली में अजय चौटाला ने इनेलो और कांग्रेस पर खूब निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस और इनेलो पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस को घमंडी कहा तो इनेलो को खोखला करार दिया। अजय चौटाला ने इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो के पास उन्होंने झंडा, डंडा और फंडा छोड़ा था, लेकिन अब पार्टी पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी कि प्रदेश में आपका राज बने, प्रदेश की महिला को ताकत मिले, बुजुर्ग को सम्मान मिले, युवा को रोजगार मिले। इन 3 वादों के साथ आपने चुनावी मैदान में उतरने का काम किया और खुशी होती है कि जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात थी, मैं भी मानता हूं आज 5100 नहीं कर पाए, अभी तो 3 साल बाकी है साथियों, और ये प्रयास रुकेगा नहीं, मेरी लड़ाई लड़ती रहेगी। 1 सप्ताह 10 दिन पहले जो आपकी इंसो का और हमारी बहनों को किया हुआ श्रीमती नैना चौटाला जी का वादा था कि कॉलेज आने जाने के लिए बस में किराया नहीं लगेगा, आपकी सरकार ने नोटिफाई किया कि हर बेटी का 0 पास बनेगा। अगर कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाला भी जो सरकार के परमिट रूट पर चलता है, अगर कोई सरकारी वाहन वाला भी अगर किसी युवा साथी को, हमारी बहन को बिठाने का काम नहीं करेगा, उसकी वीडियो बना, उसका परमिट कैंसिल कराने का काम मैं करूंगा। आज जन नायक जनता पार्टी का संगठन प्रदेश का सबसे बड़ा और मजबूत संगठन है। हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस सरीखे लोग जो बार बार लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहते थे कि ये गांव में घुस करके दिखाएं, लोगों के बीच में जा करके दिखाएं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये झज्जर की पावन धरा पर लाखों की संख्या में आए लोग क्या साबित कर रहे हैं?
आप इसी से अंदाजा लगा लें, घमंड के कारण आज कांग्रेस अपने अंतिम सांस गिन रही है। और अगर हम अपने पुराने दल की बात करें तो जो स्थिति आज उनकी है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमने जींद की धरती पे कहा था कि झंडा आपका, डंडा आपका, फंड आपका, पार्टी के विधायक आपके, ये 23% वोट आपके, आप इसे संभाल करके रखना। सर्व सत्यानाश करने का काम किया। तो वहीं धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। अगले 5 दिनों तक सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों समेत 576 प्रश्नों पर चर्चा होनी है। विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने बताया कि धर्मशाला स्थित विधानसभा में सत्र की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो निरंतर यहाँ पर शीतकालीन सत्र होता है। मैंने ये भी कहा है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, उन नियमों का हम पालन करेंगे। दूसरा मैंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ऐसा हम सभी से अपील करेंगे। तीसरा, इस विधानसभा की कार्रवाई को देखने के लिए अगर लोग आगंतुक आना चाहते हैं तो नियमों का पालन करने के बाद अपना परमिट पास बनाने के बाद उसको देख सकते हैं। चौथा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बड़े प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो झुंड के रूप में नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्रियों से मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी सेवा का भी आगाज हो गया है। ये सेवा मंडी धर्मशाला, कुल्लू मंडी और मंडी शिमला और इसी के साथ शिमला रामपुर के लिए होगी। पहले दिन हेली टैक्सी ने शिमला से मंडी धर्मशाला के लिए उड़ान भरी और कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया समेत बाकी सवारियों को लेकर हेली टैक्सी ने सुबह करीब 10:30 बजे मंडी के कांगनी हेलीपोर्ट में लैंड किया। इस सेवा के लिए मंडी के कांगनीधार और स्वराज में 2 हेलीपोर्ट्स बनाए गए हैं। शिमला के अनाडेल और संजौली में भी हेलीपोर्ट बनाए गए हैं। टूरिज्म विभाग के उप निदेशक एसके प्राशर ने बताया है कि हेली टैक्सी सेवा के लिए पवन हंस 10 सीटर हेलीकॉप्टर चलाएगी और इसी सेवा से सवारियों का कई घंटों का वक्त बचेगा।